हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था जो विद इन 1 ईयर का था। तो विद इन 1 ईयर ही अगर वेस्टिंग पीरियड भी एक्सपायर हो रहा है और एक्सरसाइज पीरियड भी उसी में, तो हम बड़ी एंट्री नहीं करते, सीधे एक्सरसाइज की एंट्री करते। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन। यहां पर बात थोड़ी और समझ में आएगी और फिर अगला कराऊंगा तब पूरी बात समझ में आएगी। इसको बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन क्यों मना है ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ABC grant 1000 employee stock option on 1st April 2004 at 40 rupees when the market price is 160। ठीक है, मैंने कहा हर क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल लिखना है। कब ग्रांट हुआ? 1 अप्रैल 2004, ये ग्रांट डेट हुई। कितना ऑप्शंस? 1000 ऑप्शंस। ठीक है, टोटल सब एम्प्लॉय के मिला के। कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि 10 एम्प्लॉय है, ईच एम्प्लॉय 100 ऑप्शंस, ऐसा भी हो सकता है। टोटल मिला के 1000 ऑप्शंस। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे और पर एम्प्लॉय ऑप्शन दे रखे तो इनटू कर देंगे। तो सारे एम्प्लॉयज के लिए 1000 ऑप्शंस है। @40, ये 40 रुपए क्या होती है? एक्सरसाइज प्राइस, जबकि मार्केट प्राइस कितनी है? 160 और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 40। यानी 120 रुपए को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, शेयर की वैल्यू नहीं, ऑप्शन की वैल्यू। भाई आपको ऑप्शन सस्ता में मिल रहा है ना, ये शेयर की वैल्यू 160, ये शेयर की वैल्यू। लेकिन आपको 120 रुपए कम में मिल रहा, मतलब ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन की वैल्यू है। और ये ऑप्शन सिर्फ आपको मिला है, जनरल पब्लिक को नहीं मिला है। वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स। अब अच्छा आएगा क्या क्वेश्चन? पिछला क्वेश्चन तो 1 ही साल का था, इसलिए एक ही एंट्री में खत्म हो गया है ना। ये 2.5 साल का क्वेश्चन है। वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर। और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? ड्यूरिंग विच कंडीशंस टू बी फुलफिल। वेस्टिंग पीरियड इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑप्शंस प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। 2.5 साल। अब वो 2.5 साल में जो भी कंडीशन हो, कंडीशन नहीं थी लेकिन 2.5 साल। और वेस्टिंग कंडीशन से पहले कोई एक्सरसाइज कर पाता है क्या? नहीं। इसका मतलब हमेशा एक्सरसाइज पीरियड कब आता है? आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। तो 2.5 साल वेस्टिंग पीरियड हो गए। एंड एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो 2.5 साल मतलब यहां से 2.5 साल चले तो पहला साल आएगा 31 मार्च 2005, मार्च 2006। ठीक है, फिर अब 1 साल 2 साल हो गए। अब 2.5 साल मतलब यहां से सितंबर 6, ये 2.5 साल। ये वेस्टिंग पीरियड आपका कौन सा पीरियड है? वेस्टिंग पीरियड। इसके बाद एक्सरसाइज पीरियड शुरू होगा 1 अक्टूबर से 2006 से, जो चलेगा सितंबर 2007, 1 ईयर तक। एक्सरसाइज का साल का एक्सरसाइज पीरियड है ना। इसे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा अच्छे से। आगे लिखा हुआ है 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 1 मई 2006। 1 मई 2006 यानी इसके बाद यहां बीच में, यहां 1 मई 2006 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। कितने? 300। इसका मतलब ये होगा कि कुछ एम्प्लॉइज ने आपकी 2.5 ईयर की जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की, बीच में छोड़ के चले गए। तो उनके ऑप्शंस जो अनवेस्टेड थे, अनवेस्टेड मींस कंडीशन नॉट फुलफिल। तो अनवेस्टेड, वेस्टेड मींस वेस्टिंग मतलब कंडीशन, अनवेस्टेड मतलब नॉट कंडीशन। तो नॉट फुलफिल कंडीशन वो लैप्स होगा, क्योंकि जो 2.5 साल नहीं रुका हम उनको क्यों देंगे शेयर? तो लैप्स होगा, मतलब उतने ऑप्शन नहीं देना। तो अब बचे कितने? 1000 थे, 1000 में 300 लैप्स हो गए, तो अब बचे कितने? 700। तो 700 यानी कुछ एम्प्लॉय, मतलब 70 एम्प्लॉय मान लो या 700 जो भी हो, तो इन लोगों ने वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल की 2.5 साल की। देन दे आर entitled to exercise option. Option is right, not obligation. वो एंटाइटल है, लेना चाहे तो ले, मना भी कर सकते हैं। तो उनमें से कितने लोगों ने लिए?
तो आगे लिखा हुआ उसमें से 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 जून 2007 डेट दे रखी। इस पूरे में जून 2007 को ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, है ना। 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज, 600। तो बाकी बचे 100 लेफ्ट, 100 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट। यहां क्या लिखा? वेस्टेड। वेस्टेड मतलब कंडीशन फुलफिल होने के बाद लेफ्ट, और यहां अनवेस्टेड क्यों लिखा था? कंडीशन फुलफिल होने से पहले वेस्ट हुए, तो अनवेस्टेड यानी वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, और ये वेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट है, वेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट। ठीक है, ये है भाई कंडीशन। ऐसे आपको पूरा डायग्राम, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखवाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखवाऊंगा। पास जन एंट्रीज। अब क्वेश्चन ये है कि कहां करें एंट्री। यहां से शुरू होते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के दिन कोई एंट्री हो क्या? 1 अप्रैल के दिन आपने अनाउंसमेंट किया कि हम ऐसा 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 करेंगे, आज से 2.5 साल बाद हम आपको इतने इतने शेयर्स देंगे एट प्री डिटरमाइंड एट 40 रुपीज। अभी देंगे क्या? अभी नहीं। कब देंगे? 4 साल बाद। तो शेयर इश्यू करने की एंट्री यहां करना है मुझे, जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तब, अभी नहीं करना। तो अभी क्या करना? अभी कोई इनफ्लो आउटफ्लो होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, तो ओरल अनाउंसमेंट या रिटर्न अनाउंसमेंट हुआ है। तो चलिए ठीक है, तो यहां कुछ नहीं करना है। 31 मार्च 2005 फर्स्ट ईयर एंड पे आते हैं। यहां कुछ हुआ? यहां कोई शेयर इश्यू हुए, कोई पैसा आया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहां आते हैं 31 मार्च पे, कुछ हुआ? नहीं हुआ। यानी सही मायने में एंट्री तो यही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से और गाइडेंस नोट जो आपका एम्प्लॉय शेयर बेस्ड बैंक जिसके हिसाब से अपन ये कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट आप एक्सपेक्टेड लॉसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये रूल तो हमेशा से था। आपको पता है कि 40 रुपए में ही दोगे आप 2.5 साल बाद भी शेयर। उस वक्त प्राइस कुछ रहे, लॉस उससे नहीं निकालेंगे, लॉस यहां से नहीं थे, क्योंकि आज हमने कमिटमेंट करा तो आज लॉस डिटरमाइन हो गया। कितना लॉस हो गया? 120 रुपए कंफर्म हो गया। 120 रुपए का लॉस तो होगी आज। 120 इंटू 1000, ठीक है, तो 1,20,000 रुपए का लॉस हो गया। अब प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो फ्यूचर में लॉस यहां होगा, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां तो कुछ हुआ नहीं ना, यहां दिए क्या पैसे? नहीं ना, लेकिन लॉस तो प्रोविजन तो बनाना चाहिए ना उसका। तो गाइडेंस नोट भी कहता है एट ईच बैलेंस डेट, एट ईच बैलेंस डेट प्रोविजन टू बी मेड फॉर, प्रोविजन टू बी मेड फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन, इसोप कंपनसेशन। एक तरीके से यहां तक आपने उससे काम करवा लिया। सुनना जरा, क्या करवा लिया? वर्क, सर्विसेज दे दी, फिर सर्विस ले लिया आपने एक साथ, फिर सर्विस ले ली, और अब जाके आप उसको शेयर्स दे रहे हो सर्विसेज के बदले में। यानी एक तरीके से मैंने कहा था ये बोनस है, इंसेंटिव है, परक्विजिट है। क्या है? परक्विजिट तो है कि हम आपको कम कीमत पे शेयर दे रहे हैं, परक्विजिट तो हुआ। सैलरी में कितना बड़ा कोई भी चीज कम कीमत पे अगर मिलती है एम्प्लॉयर से आपको, तो वो परक्विजिट है, बेनिफिट है आपके लिए। तो बोनस है, इंसेंटिव एक तरीके से, ठीक है। यानी कंपनी आपको ये फ्री में नहीं दे रही शेयर, आपसे सर्विसेज ले रही है, सर्विस का पैसा है। और अगर सर्विस का पैसा है तो मैचिंग कंसेप्ट भी आ गया बीच में। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अगर यहां सर्विस ली है तो इस सर्विस का पैसा इसी ईयर में के पीरियड में जाना चाहिए। आप इस मंथ, इस महीने 12 महीने की सैलरी की क्या एंट्री करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उस सैलरी को कहां ले जाते हो? पीरियड में, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वेदर आउटस्टैंडिंग। ऐसे यहां पर भी इंसेंटिव इस पीरियड का, बिकॉज वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में काम हुआ तो इस पीरियड का एक्सपेंसेस इसी पीरियड में पीरियड में जाना चाहिए। हालांकि अभी दिया नहीं, दोगे कब आप? 2.5 साल बाद, तो लायबिलिटी। इसलिए यहां पर एट ईच बैलेंस शीट डेट प्रोविजन अ लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, ESOP एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। ये कंसेप्ट है, इसलिए हमको एंट्री करना पड़ती है। अब एंट्री कैसे करना पड़ती है तो वो समझते हैं। अच्छा, ये सब एस्टिमेटेड चलेगा, आखिरी में पता चलेगा कि एक्चुअली लॉस हुआ कितने पे। 600 लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो आपको शेयर देने पड़ेंगे, तो लॉस हुआ, और जिन्होंने शेयर लिए ही नहीं उस पर लॉस ही कहां हुआ आपको। लेकिन यह आपको पता थोड़ी ना है,
एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए आपको अभी तो कितने का बना के चलना पड़ेगा, जो 31 मार्च के दिन पोजीशन होगी, जो पोजीशन होगी उस पे। तो आप एक टेबल बनाना हमेशा, कितने कॉलम की, जितना आपके ईयर हो, एक साल है, दूसरा साल है और तीसरा भी आ रहा है आपको। तो फर्स्ट ईयर में 31 मार्च 2005 का एंडिंग, यानी कौन सा हुआ 4/5, ये कौन सा हुआ 31 मार्च 6 यानी कि 5/6, तो इस दिन बनाना है। और वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, ये हो रहा है हालांकि 6/7, लेकिन 6/7 पूरा नहीं आ रहा है, ये आधा साल ही आ रहा है, तो सितंबर 6। तो फ्रॉम द वेस्टिंग पीरियड टू द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, बस इतनी टेबल, इसके नहीं बनाना टेबल, इसके नहीं, वेस्टिंग पीरियड की 2 साल का क्वेश्चन हो, 3 साल का क्वेश्चन हो, 4 साल का हो तो इतनी बनाना। ऊपर वाला क्वेश्चन में 1 साल ही था तो इसलिए टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको ये एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालना है, तो आपको ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005। तो 1000 ऑप्शन ग्रांट किए थे आपने, कितने 1000 ऑप्शन। इस बीच कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया क्या, कोई ऑप्शन से लेफ्ट हुए क्या, नहीं हुए। 31 मार्च के दिन भी कोई पोजीशन में चेंज नहीं है, यानी यहां पर भी 1000 ऑप्शंस ही है। तो आप इस दिन खड़े हो 31 मार्च को और एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रूडेंस एक्सपेक्टेड कि आखिरी तक कितना लॉस हो जाएगा। तो यहां आपने कोई एक्सपेक्टेशन की क्या, कितना लॉस होगा, नहीं। आपने क्या सोचा 1000 पूरे रहेंगे, कोई लेफ्ट होने की एक्सपेक्टेशन दी होती, that as on 31st March 2005 company expect that 800 options remains, 200 left expected भी दिए होते, हम तो expected ही कर रहे हैं, तो 200 में माइनस करता 800 ही बचता, 800 पे प्रोविजन बना। तो कंपनी को अगर एक्सपेक्ट लगता भी है, अगर यहीं पर बताते वो कि कंपनी एक्सपेक्ट दैट 100 एम्प्लॉय लेफ्ट कंपनी, रिजाइन फ्रॉम सर्विसेज, कि आगे जाके कंपनी में से इतने इतने एम्प्लॉय चले जाएंगे, तो हम पहले से प्रोविजन कम बनाते ना, हम ज्यादा क्यों बनाते। लेकिन अभी आपको कुछ कहा गया, तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें बताऊंगा ये वाली बात, कैसे एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं और कैसे कैसे लेना है। तो पहले आप सिंपल समझ लो, 31 मार्च के दिन पोजीशन क्या है, सारे ऑप्शंस एज इट इज है, कुछ भी लेफ्ट से नहीं हुए। 31 मार्च 6 को भी आपके पास पूरे 1000 ऑप्शंस हैं, लेकिन 1 मई को कम हो गए, मतलब इस डेट पे ऑप्शन कितने बचे आपके, 300 जाने के बाद 700 ही बचे ऐसे। तो पहले तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च और 30 सितंबर। इस बीच कम हो जाता तो मैं यहां कम कर देता, इस बीच कम हो जाता तो मैं यहां कम कर देता। हमेशा आपका प्रोविजन रिवाइज भी तो हो सकता है, एस्टिमेट है, प्रोविजन क्या है, जैसे बेड डेट्स प्रोविजन एस्टिमेट, रिवाइज भी हो सकता है, तो रिवाइज करेंगे हम, कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा। इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों प्राइस नहीं, इंट्रिंसिक 120 रुपए का लॉस होना है आपको। कितने का लॉस होना है, 120। 160 की चीज 40 में दोगे तो 40 तो आएंगे, 120 नहीं आएंगे। और 120 के बराबर आप क्या ले रहे हो, सर्विसेज, यानी आप एक तरीके से उनको परक्विजिट दे रहे हो। तो 1000 ऑप्शन मान लो 31 मार्च के दिन पूरे 1000 ऑप्शन, आप तो ये मान के चलो कि सारे एम्प्लॉय आपकी वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो आप 1000 पर 120 यानी कि 1,20,000 का लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ, 1 यहां लॉस रिवाइज हुआ क्या, नहीं हुआ, वैसा का वैसे ही रहा। यहां रिवाइज हुआ क्योंकि 300 ऑप्शन से लेफ्ट हो गए, मतलब लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब 700 ऑप्शन से हैं और वो लोग अगर आपसे डिमांड करेंगे तो आपका लॉस कम हो गया, ये टोटल लॉस हो गया, टोटल। अब ये तो टोटल है ना भाई, 2.5 साल का टोटल है तो लॉस। तो प्रूडेंस कंसेप्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस रिकॉग्नाइज करने की बोलता, ठीक है आप लायबिलिटी बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट भी तो है। 3 साल का इकट्ठा थोड़ी बना लेंगे, 2.5 साल का है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 साल। कितने साल में, 2.5 साल। ये 2.5 साल का टोटल लॉस है। ये तो 3 कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि मैंने रिवाइज किया टोटल बेसिस पे। तो 1000 ऑप्शंस 120 का लॉस, अभी ये भूल जाओ, यहीं पे खड़े हो मान लो
तो 1,20,000 का लॉस होगा, ऐसा लगा आपको पहले साल। तो 120 यानी 1,20,000 को आप 2.5 साल में अब प्रोपोर्शनल P&L में राइट ऑफ करोगे। 2.5 साल का लॉस है ना ये। जिसे आपने पढ़ा होगा डिबेंचर पर डिस्काउंट जो होता है 5 साल के रिडीमेबल है, तो डिबेंचर 5 साल के, तो डिस्काउंट को हम 5 साल में राइट ऑफ करते थे। सी कोई कंसेप्ट यहां पर भी है। तो 1,20,000 के लॉस को 2.5 साल में राइट ऑफ करूंगा, तो पर ईयर यानी 1 साल का कितना हो गया, अभी 1 साल ही तो है, इस 1 साल का कितना होगा, तो इस 1 साल का क्यूमुलेटिव फिगर, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस, ESOP एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिव आ गए 1,20,000 डिवाइड बाय 2.5 यानी 48,000, 48,000। शांति रखना, श्रद्धा सब समझ में आएगा। इससे पहले आपने कोई प्रोविजन बनाया क्या? ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं, ये तो सर पहला ही साल है। तो पहला साल है तो 1,20,000 रुपए को अगर मैं 2.5 साल में राइट ऑफ करता तो 1 साल में कितना राइट ऑफ होता? 48,000। तो 1 साल का एक्सपेंडिचर कितना माना जाएगा? 48। तो इस साल के P&L 48 जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 48,000 ऐसा। फिर अगले साल चलते हैं। अब 31 मार्च 6 पर आकर खड़े हो गए, अब 2 साल निकल चुके हैं। तो ये अभी लॉस में कोई चेंज आया क्या? हम ये एस्टिमेट रिवाइज भी कर सकते हैं, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इससे वापस पूरा फिर से 1,000 रुपए निकालेंगे, पूरे 120 से फिर से निकालेंगे, जबकि इस 120 में से आपका 1/2.5 तो राइट ऑफ हो चुका है, फिर भी हम पूरा निकालेंगे। पूरा निकालेंगे तो अब क्यूमुलेटिव लेंगे 2, ये ध्यान रखना, 2 साल का। 2 साल क्यों? क्योंकि 2 साल निकल चुके, तो 2 साल का टोटल कितना होना चाहिए क्यूमुलेटिव? तो 96,000। टोटल आपके प्रोविजन अकाउंट में 2 साल का क्यूमुलेटिव 96 होना चाहिए। उसमें से अगर आपने ऑलरेडी 48,000 पिछले साल में प्रोवाइड कर रखा है P&L में, तो उतना कम कर देते। तो इस बार 48,000 इस साल डाल देते। तो इस बार P&L अकाउंट में 48 गए, इस बार 48 गए, टोटल मिला के प्रोविजन अकाउंट में 96 आ जाएंगे ना क्यूमुलेटिव फिगर। ये वैसे ही हो गया। एडवांस टैक्स याद करो कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ती थी, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट, याद आया? तो वैसे ही हम क्या करते थे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट वाले माइनस करते थे, याद करो। थर्ड वाले में से फर्स्ट और सेकंड दोनों माइनस करते थे, वही कंसेप्ट यहां पर भी। तीसरी बार है सितंबर तक टोटल लॉस जो होने की संभावना थी, अब वो सिर्फ 700 पे थी, टोटल 84,000। तो 84,000 पूरे 2.5, 2.5 साल का क्यूमुलेटिव। तो यहाँ 1 से इंटू करना क्योंकि 1 साल निकला, यहाँ 2 से निकलना क्योंकि 2 साल निकल चुके हैं, और इस डेट तक 2.5 साल निकल चुके, इसलिए 2.5 से इंटू करना, तो पूरा वही आ जाएगा 84। ये एग्जैक्ट फिगर आ गया। 84,000 का प्रोविजन टोटल होना चाहिए। अब इसमें से अगर आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो तो हम 96 तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, यहां 48 प्रोवाइड कर चुके थे, तो उल्टा 12,000 नेगेटिव करना है, और नहीं बनाना है, उल्टा विड्रॉ करना है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने ज्यादा बना रखा है, जबकि आपका लॉस तो कम हो गया। ए से टेबल बनाना। 3 साल का होगा तो 1/3, 2/3, 3/3। 4 साल का होगा तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसे क्यूमुलेटिव निकालना है हमेशा। इसलिए हम यहाँ 1, 2, 2.5 इसलिए करते हैं, क्यूमुलेटिव फिगर आता है। फिर जितना ऑलरेडी, जैसे हम एडवांस टैक्स में नहीं करते, पिछली बार मान लो हमने कम टैक्स भर पे करा तो इस बार ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर मान लो पिछले बार 48 बनता था, लेकिन आपने P&L 48 बनाए नहीं, 40 ही बनाया, तो 40 माइनस कर दो, तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड 40, बाकी बचा हुआ इस बार करना। इस टेबल से क्या रहेगा, हमेशा इससे करना, एस्टिमेटल मत टिपना। इससे क्या रहेगा, आपको हमेशा एस्टिमेट सही लाने में इजी रहेगा। एस्टिमेट बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं कई बार। अब इसके जर्नल एंट्री से पूरी बात समझ में आएगी कि कर क्या रहे थे। ये पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, है ना, ये सारा मिटा देता हूं। क्या करेंगे, एंट्री नंबर 1 पहले एंट्री रहेगी आपकी, ये फर्स्ट ईयर 31 मार्च को चलते हैं, 4/5 में 31 मार्च को चलते हैं। ESOP कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड, या ESOP एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हो।
इसोप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, नॉमिनल नेचर का सैलरी अकाउंट, एक तरीके से एम्प्लॉइज कॉस्ट अकाउंट है। आप उसका नाम सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, परक्विजिट, अलाउंस जो लिखना चाहे, तो वो सब क्या होता है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट में। तो ये वही है, इसोप कंपनसेशन अकाउंट बोलो या इसोप एक्सपेंसेस अकाउंट बोलो, डेबिटेड। 2 आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट, ये प्रोविजन अकाउंट है एक तरीके से, ठीक है। पहले साल में 48,000 राइट ऑफ करने थे, कितने, 48,000। मतलब ये हुआ कि आप फोकट में नहीं दे रहे हो उसको, यानी 48,000 के इक्विवेलेंट आपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले ली, लेकिन आपने इनसे कहा पैसा अभी नहीं देंगे, पैसा 2.5 साल बाद देंगे, इसलिए अभी आउटस्टैंडिंग, यानी इंसेंटिव अकाउंट डेबिटेड, बोनस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग बोनस, कि अभी नहीं दे रहे है, तुम्हारा बोनस बनता, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2.5 साल बाद तो आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर इसको पीएनएल में पहुंचा देते हैं, इसोप कंपनसेशन अकाउंट 48,000। तो हर साल से 2-2 एंट्री का सेट रहेगा, ये आप इंकर्ड करो और इसको पीएनएल पहुंचा दो, आपके पीएनएल में चला गया, क्योंकि एक साल की सर्विसेज की वैल्यू कितनी है कि 48,000, एक साल की सर्विसेज एक साल में जाएगी, वो पैसा नहीं दिया इसलिए आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर सेकंड ईयर क्या होगा सर, सेकंड ईयर फिर से यही एंट्री, सेकंड ईयर 31 मार्च 2006 को फिर ये एंट्री होगी, फिर इसोप कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट, कितने से, 48,000 से, फिर 48 से बना दिया। फिर इसको कहां पहुंचा दे सर, पीएनएल में पहुंचा दो, इसोप कंपनसेशन अकाउंट 48,000, दूसरे साल भी एंट्री, ठीक है। तीसरे साल सर, तीसरे साल मिड ऑफ द ईयर, लेकिन वेस्टिंग पीरियड तो खत्म हो रहा है ना, तो तीसरे साल में वेस्टिंग पीरियड में भी एंट्री करते हैं 30 सितंबर 2006 को, ठीक है। यहां पर भी वही इसोप कंपनसेशन डेबिटेड। अच्छा, अब इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आता तो ये एंट्री वापस होती है और ये पीएनएल में जाता है, उल्टा हो रहा है इसमें। तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपने प्रोविजन ज्यादा बना लिया 96, जबकि जरूरत 84 की है, क्योंकि बाकी एम्प्लॉय छोड़ के चले गया। तो आप देखो इसोप अकाउंट में भी आपका कितना इकट्ठा हो गया, इसोप अकाउंट में ध्यान से देखो, इसोप अकाउंट में 48 यहां हुआ, 48 यहां हुआ, ये अकाउंट तो पीएनएल में बंद हो जाता है, तो ये तो खत्म हो गया, इसको तो भूल जाओ आप, तो चला गया पीएनएल में, रिकॉग्नाइज हो गया तो लॉस। लेकिन 96,000 की आउटस्टैंडिंग, जबकि आपकी लाइबिलिटी 96 बची ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो आपको उनको शेयर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, आपको सिर्फ 84,000 वालों को ही देना। तो फिर आप अपना प्रोविजन रिवर्स कर दो, इस बार उल्टे एंट्री कर देंगे, इस बार हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, यानी आउटस्टैंडिंग इसोप डेबिट कर देते हैं, कितने से, 12, और टू इसोप अप टू इसोप कंपनसेशन अकाउंट लिखना सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनसेशन क्रेडिट मतलब इनकम, और ये तो पिछला साल है, इस साल का इस साल तो ऐसा नहीं कि रिवर्स कर दें। तो आप रिवर्सल जब भी करोगे, तो रिवर्सल कैसे करोगे, आप रिवर्सल कर रहे हो तो इतने सालों से कहां गया वो एक्सपेंडिचर, पीएनएल में गया, तो आप पीएनएल में डेबिट हुआ, और जब भी कोई चीज रिवर्स होती है तो जहां डेबिट हुई वहीं क्रिएट करना है, तो पीएनएल में क्रिएट होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि अगर मैं पीएनएल लिख देता हूं यहां पर, तो गलत ये कि पीएनएल अकाउंट उस साल का अलग था, इस साल का अलग, वो तो फॉर द ईयर बनता है, और ये अलग, तो ये पीएनएल वो पीएनएल, तीनों पीएनएल अलग अलग है, वो तो फॉर द ईयर होते हैं ना। अगर ऐसा लिख दे तो इस साल की पीएनएल की इनकम हो जाएगी। तो जब भी आप पिछले सालों का लेफ्ट रिवर्स करोगे, लेफ्ट हुआ एक तरीके से, जब भी लेफ्ट रिवर्स होता है तो हमेशा जनरल रिजर्व से होता है, किससे होता है, इसलिए आप यहां लिखोगे अनवेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट। वो जो 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट होते हैं उनके कारण ऐसा हुआ है, तो हमने इसको जनरल रिजर्व से, तो जब भी ऑप्शन लेफ्ट होंगे तो कहां लिखोगे, जनरल रिजर्व, क्योंकि वो इस ईयर के पीएनएल को इफेक्ट नहीं कर रहा है, पिछले साल के पीएनएल। तो 1, 2, 3 साल ऐसे एंट्री होगी, यानी वेस्टिंग पीरियड में आपको ऐसे एंट्री करना है,
दो दो के सेट में, ये दो सेट, ये दो सेट, और यहाँ दो सेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये तो रिवर्सल था, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो बराबर दो एंट्री कर, खत्म। अब और सब क्वेश्चन में एंट्री तो सब में जैसी है। अब एक्सरसाइज पीरियड की एक एंट्री, वो भी कॉमन हर क्वेश्चन में जैसी। तो एक्सरसाइज पीरियड की एंट्री ये सब मिटा दो। एक्सरसाइज पीरियड की एंट्री हम करते हैं। कल मैंने आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से समझाया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो उसमें एक्सरसाइज पीरियड में ही एंट्री की थी हमने, एक्सरसाइज की। और जब एक्सरसाइज करेगा कोई व्यक्ति, तो एक्सरसाइज करना मतलब क्या होता है बताया था मैंने, एक्सरसाइज की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको। एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉइज टू ग्रांट ऑप्शंस लेने के लिए, टू एक्सेप्ट ऑप्शंस। तो एक्सरसाइज पीरियड क्या है आपका इस क्वेश्चन में? एक्सरसाइज कब, क्या डेट दे रखी है, और डेट दिए तो उस डेट पे लिखेंगे ना हम। तो 600 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 30 जून, 30 जून 2007, यानी कौन सा ईयर हुआ? 7-8 हुआ है, तो 7-8 एक्सरसाइज पीरियड है ना। पहली एंट्री है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इस तरह है। अब एक्सरसाइज, और अगर डेट नहीं दे रखी तो पीरियड लिख देता मैं, वो जो साल भर का पीरियड था ना एक्सरसाइज पीरियड, वो पूरा लिख देता फ्रॉम टू दिस पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में एक एंट्री हमेशा आप करोगे, और वो होगी सबसे पहले एक्सरसाइज किया मतलब पैसा आया होगा। एंट्री सीख लो, अमाउंट बाद में, पैसा आया होगा डिफरेंट। एक्सरसाइज करने का मतलब ये कि शेयर होल्डर्स एम्प्लॉइज ने अप्लाई किया, और अप्लाई कितने रुपए से किया होगा? 40 रुपए से किया होगा, तो कंफर्म है। 40 रुपए से किया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 700 या 600? 600 तो ये फिक्स रहेगा 600 और 40 क्रेडिट। ये एक्सरसाइज पीरियड प्राइस भी पहले से फिक्स रहेगी, और ये 600 क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए, तो ये कंफर्म रहेगा। ठीक है। इसके बदले में आप क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो। एक शेयर कितने का है कुछ लिखा नहीं, हम 10 रुपए का अज्यूम करेंगे, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब एक चीज और बचेगी, और वो होगी आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट। ये एंट्री हमेशा हर क्वेश्चन में, बड़े से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन में ये एंट्री होगी। उस ऊपर वाले में डायरेक्ट क्यों कर दी थी? क्योंकि उसमें हमने एक ही साल का था, तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट खुला ही नहीं था, तो सीधा एक्सपेंसेस था वो। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस कहा जाते हैं पीएनएल, इसलिए हमने वो पीएनएल में लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन यहां हम 3 साल से आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोलते जा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल बैलेंस 48, 96 और माइनस हो गया 12, है ना। उल्टा होता तो प्लस हो जाता, तो ऐसे 3 बार क्यूमुलेटिव हो जाएगा, तो टोटल मिला के 84 है हमारे पास। कितना? 84,000। वो क्या था एक तरीके से 84,000 क्या था कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ने हमने क्या कहा था उनसे कि अभी काम करो आप 2.5 साल तक, फिर 2.5 साल बाद पैसा देंगे। और कैसे देंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट देंगे, कैश नहीं देंगे। क्या देंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट। तो आपके वर्क के बदले में हम आपको शेयर्स देंगे। तो ये कोई फोकट में नहीं दे रही कंपनी, काम करवा के दे रही, इंसेंटिव दे रही। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री उड़ा देते, अगर मान लो कि सर एंट्री मत करो, 40 रुपए की कर दो, बात खत्म हो जाती है। अगर ऐसा करते हैं तो ये सारी एंट्री होती ही नहीं, और उस हिसाब से आपका पीएनएल गलत आता मैचिंग कंसेप्ट के साथ, क्योंकि आपने सर्विसेज ली, परक्विजिट दिए और उसकी एंट्री नहीं की, इसलिए ये 3 साल से एंट्री करवा रहे हैं। वरना कायदे से देखो यहाँ कहीं कोई कैश आउटफ्लो दिख रहा है? इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं, कोई रिसोर्सेज आए गए नहीं, बस आप एंट्री घुमा रहे हो फालतू। तो इसलिए घुमाना जरूरी है कि पीएनएल से जाए। तो ये आपका एक तरीके से सैलरी थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग यहां हमने खत्म कर दी, यहाँ लायबिलिटी। इस लायबिलिटी के बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं, बाकी शेयर्स दे रहे हैं। तो अब ये फिगर कैसे लिखना है आपको हमेशा, ये फिगर आपको हमेशा कैसे लिखना है? तो एंट्री तो हमेशा ये रहेगी, ध्यान रखना। अब क्या करना? नंबर ऑफ शेयर्स एक्साइज 600 तो सब जगह 600 लिख देना, कभी गलती होगी? कभी नहीं गलती, जितने एक्साइज उतने। अभी 1000 भूल जाओ, 700 हो जाओ, एक्साइज कितने हुए? 600 ना, 600 लिखो। 40 रुपए देगा, एक कंफर्म है। यहां पर क्या आएगी? आपने इसोप अकाउंट जो बनाया जितनी बार, वो बनाया टेबल से, और टेबल में आपने इनटू किससे किया? इंट्रिंसिक वैल्यू 120 रुपए से, ये जो लॉस रिकॉग्नाइज किया। एक और तरीका आएगा आगे कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया होगा, तो उससे करोगे। तो जिससे भी आपने टेबल बनाई है वहीं से फिगर आए थे सारे, तो वहां 120 से इंटू करा था, तो 120 से इसोप अकाउंट बना। तो प्राइस ये फिक्स थी, ये फिक्स थी।
यानी आपने 160 का शेयर 160 में ही दिया, 10 रुपए कैपिटल के और 150 प्रीमियम के हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग फिगर इजीली आ गई। तो बैलेंसिंग से लाओ, यूं बैलेंसिंग कर लो, 40 और 120 160, 10 से गए तो 150। ठीक है, अमाउंट आप लिख सकते हो 24,000, इसके कितने हो गए 72,000, इसे कितने हो गए, ये हो गए आपके 90,000। ठीक है, बराबर। इस तरीके से यानी आपका इसोप अकाउंट 48 अगर मैं लेजर बनाऊं, इसोप आउटस्टैंडिंग की लेजर बनाऊं, तो एक साल 48 आया, एक साल 48 आया और एक साल 12 डेबिट हो गया, ना डेबिट, तो अल्टीमेट बैलेंस कितना आ जाता है 84। ये 84 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर, और इस 84 में से 72 आपने शेयर्स दे दिए, है ना। अब बचा कितना 12,000। ये 12,000 क्या है, तो एक्सरसाइज पीरियड में 2 एंट्री करना है, एक तो ये एक्सरसाइज जितना किया हो और एक्सरसाइज पीरियड में जितने लैप्स हो गए आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। 700 लोग एंटाइटल थे, 300 तो पहले ही छोड़ चुके थे, तो 300 का इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली यहां आ गया। जो 700 बचे तो उसमें से भी 600 ने एक्सरसाइज की, 100 तो भी बचे, तो उन 100 के बराबर आउटस्टैंडिंग इसोप अभी भी है आपके पास, उन 100 ऑप्शंस पे 120 के हिसाब से, ये वही 12,000 है। तो ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड, खत्म हो गया अकाउंट पूरा डिलीट 84 से 84, और इसको आप कहां पहुंचाओगे जनरल रिजर्व में। क्यों जनरल रिजर्व में, क्यों, क्योंकि ये भी रिवर्सल एंट्री, वही रिवर्सल एंट्री है। पहले पीएनएल में गया था, लॉस हमने सोचा था इतना लॉस हो सकता है, इतना देना पड़ सकता है, लेकिन देना ही नहीं पड़ा, तो फायदा है तो रिजर्व में क्रेडिट, पीएनएल में नहीं। क्यों पीएनएल, क्योंकि ये पिछले सालों के पीएनएल को रिवर्सल करता है। करंट ईयर का पीएनएल होता तो बराबर पीएनएल में जाते हैं, लेकिन पिछले सालों का ना, इसलिए तो रिजर्व में। तो एक्साइज पीरियड में हमेशा 2 एंट्री याद रखो, और वेस्टिंग पीरियड में ये 2 एंट्री के सेट याद रखो, बिल्कुल फिक्स है एंट्री, तो कोई चेंज ही नहीं। ठीक, और फिगर निकालने का सबसे इजी तरीका मैंने बताया, टेबल बना लो आप, सबसे बेस्ट है। अब आप पहले एक काम करें, पहले हम धीरे धीरे चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपसे कहा था 4th कर लेना, वो आपने कर लिया। अब आप 5th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी सेम 2.5 ईयर का, ठीक है, और 6th भी करना है। तो 5th एंड 6th 2 होमवर्क दे रहा हूं, 5th एंड 6th, फिर मैं बड़े क्वेश्चन की ओर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।